सभी प्यारे भाइयों को मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। और इसी सिलसिले में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जहां पर बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि हमारा जो ये भारत है, ये भारत एक कैसे बना। क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो जो है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो हमारा भारत है यह एक कैसे हुआ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूज है ना। यानी कि हम बात करेंगे आज समझ के चलिए, आज हम बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की। ये राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, राज्यों का गठन कैसे किया गया, इसी सिलसिले में आज हम लोग बात करने आए हुए हैं, आज की क्लास लेकर आए हुए हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से बच्चों के क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होते हैं। ये एक पॉलिटी का सेशन है और पॉलिटी से यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, और हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से गलत करने का काम करते हैं। तो आइए आज हम लोग राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में पढ़ेंगे कि जो जब हम आजाद हुए थे, आजाद होने के बाद भारत में सैकड़ों देशी रियासतें थी, जहां पर भारत में छोटे छोटे राजा रहते थे। छोटे छोटे राजा थे, एक एक एरिया में अपना विस्तार फैलाए हुए थे और कहते थे हम राजा हैं। और जब देश की बात आई, अंग्रेजों से लड़ने की बारी आई, तो ये सारे राजा जो है अपना दुम दबा के भाग गए, यानी अपना मूड़ी डाल के बैठ गए। अगर ये इस एरिया के राजा थे तो ये आजादी में क्यों नहीं लड़े, अंग्रेजों से क्यों मुकाबला नहीं किया? क्या ये हक इनको, राजा कहने का हक इनको था? तो आइए जानते हैं। और जब हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान दी, फांसी के फंदे को चूमा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। और जब ये देश आजाद हुआ तो फिर ये अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित करने का प्लान बनाते हैं। और कैसे स्वतंत्र राज्य अपने आप को घोषित करते हैं, और कैसे कैसे भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी हाँ, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा फिर से भारत को एक किया जाता है। आइए इसी विषय में आज हम लोग पढ़ने आए हुए हैं और आज इसी के विषय में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे कि जो है 14 राज्यों और 28 राज्यों तक का सफर। कैसे ये 14 राज्य और 28 यहाँ पर 28 राज्य और 14 राज्यों से 28 राज्यों का सफर ये कैसे बना? क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा संविधान बना या स्टार्टिंग दौर में भारत में 14 राज्यों का गठन हुआ था। आज की डेट में देखा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये सब कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ, इसी सिलसिले में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ राज्य पुनर्गठन, ठीक है, कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, वो सारी चीजें जानेंगे। और इस क्लास को लेने के बाद आप यकीन करिए, यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गलत नहीं होगा। आज तक आपने किसी भी टीचर से पढ़ रखा हो, अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आई है तो आज आपको वो सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। ये आपका भाई आपसे वादा कर रहा है। इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, पॉलिटी पढ़ी कैसे जाती है और पढ़ाई कैसे जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, और नीचे दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा है, नेहरू जी की प्रेम कहानी। ठीक है, इस सिलसिले में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उनका जो लेटर है ये हमारे पास आ चुका, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आज ये सारी चीजें जो है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सच्चाई है वो आपको बताई जाएगी। जो सच्चाई है वो एक शिक्षक होने के नाते मैं आप तक पहुंचाने का काम जरूर करूंगा। जितना भी हमसे हो सकता है, जितना बताने योग्य है उतना मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, और जरूरत पड़े तो आपको समझाने के लिए इसमें मिर्च मसाला लगाने का भी काम किया जाएगा, ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीजें एकदम फीड हो जाए कि कैसे राज्यों का गठन हुआ था, कैसे सारी चीजें हुई थी। ठीक है, तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं यहीं से। हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन का आयोग कब होता है? जब हम आजाद होते हैं। और आपको पता है कि हम आजाद कब होते हैं? 15 अगस्त 1947 को आपका जो अपना देश है, अपना भारत देश है, यह अंग्रेजों से मुक्ति पाता है, आजाद होता है। इसी समय की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है आजादी के बाद की बातें हैं, 15 अगस्त 1947 की। हम आजाद तो हो गए, अंग्रेजों से लड़ाई लड़े, अंग्रेजों से अपनी जो है आजादी छीन ली, भारत को हमने आजाद कर लिया। लेकिन इसी समय एक समस्या आ गई। उस समय ना हमारे पास कोई संविधान था, ना हमारे पास कोई अपने खुद के नियम कानून थे, जैसे कि सीआरपीसी और आईपीसी, ये सारी चीजें जिनके तहत केस दर्ज होता है और मुकदमा चलता है। ऐसा कुछ हमारे यहाँ नियम कानून नहीं थे। ना हमारे पास खुद की बहुत ज्यादा सेना थी, वो जो भी सेना थी वो अंग्रेजों के हित में काम कर रही थी। तो ऐसे हमारे यहाँ कोई ना था, ना कोई पहले से प्रधानमंत्री था, ना कोई गृह मंत्री था। लेकिन जब पहली बार हम आजाद हुए तो अब धीरे धीरे अपने यहाँ की सरकार बनाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, गृह मंत्री, सारे चीज बनाने का काम करेंगे। लेकिन जब कोई काम देश में पहली बार हो रहा हो, आप सभी को पता है, आपके गांव में, आपके घर में जब कोई काम पहली बार होता है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो कैसे हमारे क्रांतिकारियों ने इन चीजों को झेला, और आइए इसी के विषय में जानते हैं।
तो आजादी की बात है, हम अंग्रेजों से लड़ाई जीत जाते हैं, अंग्रेजों से हम आजादी ले लेते हैं, लेकिन जब आजाद हो जाते हैं तो समस्या एक होती है कि जब भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र होने के बाद भारत दो भागों में बंटने का काम करता है। ठीक है, वो दो भाग कौन कौन से आप कहेंगे भारत पाकिस्तान? नहीं मेरे भाई, हम ये तो पहले ही बांट चुके थे, ये तो हम बंटवारा हो चुका था भारत पाकिस्तान का। लेकिन भारत के ही अंदर ही कुछ ऐसे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने का प्लान बनाया। उन्होंने कहा ना हम भारत में विलय करेंगे, ना हम पाकिस्तान में विलय करेंगे, हम राजा हैं, हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र राज्य अपना चलाने का काम करेंगे। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि चारों तरफ भारत की सीमाएं हैं और बीच में ये कह सकते हैं कि भारत के जहां तक भारत का हिस्सा और भारत के बीच हिस्से में तुम अपने आप को स्वतंत्र कैसे कर सकते हो? ये तो नामुमकिन है। या कुछ राज्य जो सीमाओं से सटे हुए हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज ये जानते हैं कैसे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं और कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको भारत में मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक समस्या आती है आजादी के बाद। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो देश के जनता थी, देश के राजा थे, आगे बात करेंगे कितनी देशी रियासतें थे, तो यहाँ पर दो भागों में बंटने का काम करता है। एक ब्रिटिश प्रांत भारत यानी जहां पर अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी, और एक देशी रियासतें। हुकूमत तो यहाँ भी चल रही थी अंग्रेजों की, लेकिन कुछ छोटे छोटे राजा अपने आप को मान के बैठे थे और अंग्रेजों के जो अधीन काम कर रहे थे वो लोग थे। ठीक है, और तो ये दोनों के विषय में आइए जानते हैं आगे। यहाँ पर है गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तक ये आवाज पहुंचती है कि जो अखंड भारत है, जो हमारा लगभग पूरा भारत है, पाकिस्तान बंटने के बाद भी कुछ ऐसे राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं जो ना पाकिस्तान में जाना चाहते हैं ना भारत में जाना चाहते हैं, और वो भारत के बीच में भी पड़ रहे हैं और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं। जब ये बात उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री, उस समय तुरंत जो है हमारे प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और गृह मंत्री का कार्यभार संभाला जाता है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये बात जब होती है, दिल्ली में बैठकर बात होती है, तो जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी और जिम्मेदारी देते हुए कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, एक आपको जो एक जिम्मेदारी दी जाती है कि आप एक भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने का काम करिए, ये जिम्मेदारी आपको दी जाती है। यह बात आपके समझ में आई होगी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना है, और यह जिम्मेदारी सौंपी गई तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो जिम्मेदारी लेते थे उस जिम्मेदारी को बाखूबी से निभाते थे, पूरा तन मन से निभाते थे। यही तो उनको पहचान थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसीलिए तो उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके आगे जो लगाया गया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे नहीं लगाया गया था। अगर किसी को कोई उपाधि दी जाती है तो उसके काम पे दी जाती है, उसकी योग्यता के अनुसार दी जाती है। तो आइए आगे जानते हैं इसके विषय में। अब क्या ये जिम्मेदारी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की, क्या वो अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरेंगे? जी हाँ, आइए इसी के विषय में देखते हैं आगे। ठीक है, हाँ, उस समय बात करते हैं 15 अगस्त 1947 की। उस समय जो भारत में 565 देशी रियासतें हुआ करती थी। ठीक है, इसे याद रखेंगे, 565 देशी रियासतें हुआ करती थी, और कहीं कहीं पर आपको 562 भी मिल जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे उस समय जो है 565 देशी रियासतें होती, कहीं कहीं पर 562 भी मिल जाती हैं, लेकिन जो आयोग सही करवाएगा वो 565 को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो टोटल अगर पूछा जाए कितनी देशी रियासतें थी तो 565 थी, लेकिन इन्हीं 565 में ठीक है 3 देशी रियासतें ऐसी थी। ठीक है, 3 ऐसी देशी रियासतें थी जो अपने आप को स्वतंत्र रहने का निर्णय लेती हैं। तो ये आपके बात समझ में आई होगी, यानी कि जो 565, इधर समझिए इस बात को, जो 565 देशी रियासतें थी, इनमें से 562, ठीक है, इनमें से जो 562 थी ये अपने आप को जो है भारत में विलय करने का काम करती हैं, और 3 देशी रियासतें ऐसी थी जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लेती हैं कि ना हम भारत में विलय करेंगे और ना ही पाकिस्तान में विलय करेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि आप ना भारत में रहोगे ना पाकिस्तान में रहोगे, और आप भारत में हो और भारत के बीच वाले हिस्से में आप शासन करोगे, वो भी स्वतंत्र होके, ये कैसे संभव हो सकता है? ये बात जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चलती हो तो तिलमिला उठते हैं, और इसीलिए उनको लौह पुरुष का गुस्सा जाते हैं एकदम कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे रहते हुए आप भारत में विलय नहीं करेंगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेंगे। ठीक है, और वो 3 कौन सी देशी रियासतें होती हैं आइए जानते हैं। एक ये आपका भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम हरि सिंह होता था, वो अपने आप को स्वतंत्र रहने का निर्णय लेते हैं। और दूसरे जो राजा होते हैं जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ जो आपका गुजरात में पड़ता है, इसे याद रखेंगे।
ये जूनागढ़ के एरिया में एक राजा होते हैं, नवाब होते हैं, और एक राजा होते हैं आपके हैदराबाद के। इन तीनों लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र रहने का निर्णय लेते हैं और स्वतंत्र कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। इसी बात को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गुस्सा जाते हैं कि जब 562 लोगों ने भारत में विलय कर लिया है तो तुम 3 लोग क्यों उछल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अब एक एक राज्य को जो भारत में मिलाने का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं वो कैसे मिलाते हैं इन तीनों राज्यों को भारत में। तो जो सबसे पहले राज्य दिया गया था जूनागढ़ राज्य, ठीक है, जूनागढ़ राज्य के लिए वो तैयार होते हैं और कुछ सैनिकों के साथ दिल्ली से रवाना होते हैं जूनागढ़ के लिए। और जूनागढ़ जो है गुजरात में पड़ता है और गुजरात से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बिलोंग करते थे। उन्होंने कहा गुजरात हमारे क्षेत्र में भी आता है और आप गुजरात में रह के अपने आप को स्वतंत्र कैसे घोषित कर सकते हैं। हालांकि जब ये यहाँ पहुंचते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब दिल्ली से यहाँ जूनागढ़ के लिए रवाना होते हैं और जब यहाँ पहुंचते हैं तो जो यहाँ के नवाब थे, नवाब महावत खान तृतीय, इनसे मुलाकात करने से पहले इन्हें कुछ गुप्तचरों द्वारा एक सूचना मिलती है। और सूचना ये मिलती है कि जो यहाँ के जो नवाब हैं जूनागढ़ के, नवाब महावत खान जी, इनकी मुलाकात पाकिस्तान के जो जिन्ना थे, जिन्ना साहब से हो गई थी, जिन्होंने पाकिस्तान को अलग करने का काम किया था भारत से। और इनसे बात बनती है और पता ये चलता है कि महावत खान जी जो है जिन्ना से अपना समझौता कर लेते हैं कि हम पाकिस्तान में विलय करेंगे। जब ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चलती है तो और ज्यादा तिलमिला जाते हैं और ज्यादा गुस्सा जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीते जी तुम पाकिस्तान में जूनागढ़ को कैसे मिला लोगे, हम भी तो ये देखेंगे, कैसे तुम विलय कर सकते हो पाकिस्तान में। और ये यहाँ से पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद डायरेक्ट ये सीधा नवाब के पास जाते हैं और नवाब से मुलाकात करते हैं महावत खान जी से। तो महावत खान जी ने कहा कि पटेल साहब आपका कैसे आना हुआ। तो कहा बस आपकी वजह से हमको यहाँ आना पड़ा दिल्ली से, और इस समय दिल्ली में हमें बहुत जरूरत है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए दिल्ली को छोड़कर हमें जूनागढ़ गुजरात आना पड़ गया। तो कहा बताइए कैसे आना हुआ। तो कहा कि आप भारत में विलय क्यों नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को, जब भारत के क्रांतिकारियों ने इतना लड़ाई लड़ी तब आप कहाँ थे, आज तो आप राजा बनने चले आए हो। तो कहा कि पटेल साहब हम नहीं, हमारी जनता चाहती है कि हम स्वतंत्र रहें या फिर पाकिस्तान के साथ विलय कर लें। तो सरदार पटेल ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, जनता, हमें तो पता चला आप पहले से विलय कर चुके हो। तो उन्होंने कहा नहीं पटेल साहब ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हम भारत के साथ रहें, लेकिन हमारे यहाँ की जो प्रजा है, हमारी जनता है, वो अपने आप को पाकिस्तान के साथ ज्यादा महफूज समझती है। तो कहते हैं अगर ये बात है, अगर जनता चाहती है तो बिल्कुल आप पाकिस्तान में मिल जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जनता नहीं चाहती है, आप मिलना चाहते हैं, तो ये हम होने नहीं देंगे। तो अब जो यहाँ के नवाब हुआ करते थे महावत खान जी, कहा बिल्कुल अगर जनता चाहेगी तो भारत में कोई दिक्कत नहीं, अब मरता नो तो क्या करता। अब फंस चुके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं कि अब जनता का मन जानने के लिए, मनता का जानने के लिए अब हम लोग जनमत संग्रह करवाएंगे, वोट डलवाने का काम करेंगे, मतदान देने का काम करेंगे। अगर यहाँ की जनता ने 50% से ज्यादा पाकिस्तान के पक्ष में वोट कर दिया तो आप बिल्कुल, आपको हम छूट देते हैं, आप पाकिस्तान में विलय कर लीजिए, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं होगी। लेकिन एक बात याद रहे महावत खान जी, अगर जनता ने 50% से अधिक मत अगर भारत के पक्ष में कर दिया तो आप याद रखिए फिर हम जो है जूनागढ़ को भारत में मिला लेंगे, फिर आप रोक नहीं पाएंगे इसको। अब पटेल साहब की बातों में महावत खान जी फंस चुके थे, पूरी तरह फंस चुके थे। तो महावत खान जी कहते हैं ठीक है पटेल साहब आप जाइए, और आज के 10 दिन बाद जो है जनमत संग्रह होगा, और उस जनमत संग्रह में जनता जिसके साथ चाहेगी उसके साथ रहने का काम करेगी। तो पटेल साहब कहते हैं ऐसे कैसे हम दिल्ली चले जाएं, ऐसे कैसे दिल्ली जा सकते हैं, आप ज्यादा होशियार हो, हम यहाँ से दिल्ली चले जाएं, दिल्ली के लिए रवाना हो जाएं, और आप जनता को डरा के धमका के उसको पाकिस्तान में विलय कराने के लिए मजबूर कर दें, आप जनता को भड़का दें, ऐसा कैसे हो सकता है। अब जब तक जनमत संग्रह नहीं हो जाएगा तब तक हम जूनागढ़ छोड़कर नहीं जाएंगे, आज से हमारा डेरा यही जूनागढ़ में ही पड़ जाएगा। और 10 दिन का जो समय है, 10 दिन आप प्रचार करिए और 10 दिन हम भी प्रचार करेंगे। जनता जिसके साथ जाना चाहेगी, जिधर मतदान करना चाहेगी, हम अपनी बातें जनता तक पहुंचाएंगे, आप अपनी बातें जनता तक पहुंचाइए। जनता जिधर जाना चाहेगी उधर उसे रहना होगा, जनता को ना आप परेशान कर सकते हैं ना हम परेशान करते हैं। तो महावत खान जी ने कहा ठीक है। अब दोनों लोग अपने प्रचार प्रसार में भिड़ जाते हैं, वो अपना पाकिस्तान की तरफदारी विशेषताएं बताते हैं कि वहां रहेंगे, एक धर्म होगा, एक समुदाय के लोग होंगे, एक जाति के लोग होंगे, एक जैसा पहनावा होगा, एक जैसी कल्चर होगी, त्योहार होंगे, और भारत में तो अनेकों धर्म है, कैसे यहाँ पर रह पाओगे। वो ये बातों को मुद्दा लेकर चलते हैं महावत खान जी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय चुनाव में यानी वोटिंग में कौन सा मुद्दा उठाए थे, वो मुद्दा मैं आपको बता देता हूं।
ठीक है। पटेल साहब एक मुद्दा बनाते हैं और वो मुद्दा क्या है, वो मुद्दा मैं आपको बताने का काम करता हूं। ठीक है। पटेल साहब जूनागढ़ में प्रचार कर रहे हैं भारत में विलय करने के लिए। पटेल साहब जनता के बीच में जाते हैं और जनता से कहते हैं कि आप लोगों ने अभी तक तो गुलाम भारत देखा है, और जब आजाद भारत देखने का नंबर आए तो आप लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। एक बार आप आजाद भारत में रहकर तो देखिए। तो वहां के लोग कहते हैं कि आजाद भारत कैसा होगा, ये तो देखिए। तो वहां के लोग कहते हैं कैसा होगा आजाद भारत। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले कहते हैं कि आजाद भारत जो होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा। तो कहा यह धर्मनिरपेक्ष क्या है, कहा यह धर्मनिरपेक्ष क्या है, वहां की जनता ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष यानी जो ये भारत है ये किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, ये सारे धर्म को समान मान्यता देगा, सारे धर्मों को एक जैसा देखेगा। और इस देश के ऊपर बैठी हुई जो सरकारें हैं वो किसी एक धर्म की बात नहीं करेंगे, सभी धर्म को समान मानेंगी। ये बात कह रहे हैं, यही है भारत, स्वतंत्र भारत और धर्मनिरपेक्ष भारत। कि जितने भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सारे धर्म एक समान है। कोई एक जो है धर्म को जो है बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, सारे के सारे धर्म जो है समान माने जाएंगे। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जितने भी भाई हैं सब आप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये नारा हम लोगों का है कि नहीं? यही तो पटेल साहब जनता को बताना चाहते थे। लेकिन वहां पर कुछ उपद्रवी लोग भी थे, उन्होंने कहा ठीक है पटेल साहब, भारत धर्मनिरपेक्ष होगा, और क्या होगा आजाद भारत में? तो पटेल साहब और क्या बताते हैं, सुनिएगा। यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर विधि का शासन होगा, कानून का शासन होगा। तो कहते हैं ये विधि का शासन क्या है, कानून का शासन क्या है, शासन क्या है? तो पटेल साहब बताते हैं अगर यहाँ पर राजा का लड़का अपराध करेगा तो उसको भी वही सजा दी जाएगी, और एक गरीब का लड़का अगर कोई अपराध करेगा तो उसे भी वही सजा दी जाएगी। जनता एकदम खुश हो जाती है। क्यों ना खुश हो जाए, अभी तक तो राजाओं ने जनता के साथ अत्याचार किया था। तो जनता कहती है तो बहुत बढ़िया बात है कि कानून का शासन होगा, विधि का शासन होगा। चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो अगर वो अपराध करेगा, और चाहे जितना भी कमजोर आदमी हो अगर वो भी अपराध करेगा, तो दोनों को एक जैसी सजा होगी, दोनों को साथ में जेल काटना होगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है। इससे पहले तो ऐसा भारत में कुछ नहीं था। तो जनता एकदम खुश हो जाती है। ठीक है। तो वहां पर कुछ लोग फिर बताते हैं आगे और कहते हैं कि और क्या होगा। जब जनता कहती है और क्या होगा, तो पटेल साहब कहते हैं यहाँ पर लोकतंत्र होगा, गणतंत्र होगा। तो कहा लोकतंत्र ये क्या है? कुछ लोगों ने पूछा, नहीं पता था उन्हें उस समय लोकतंत्र क्या है। कहा लोकतंत्र क्या है, कहे तो पटेल साहब ने कहा कि यहाँ पर अब जनता का शासन होगा, जनता जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी। अब ये बात सुनकर जूनागढ़ की जनता और खुश हो गई कि अभी तक राजा मनमानी करते थे, अब जनता का शासन होगा, लोकतंत्र होगा, हम लोग जिसको चाहेंगे उसको राजा बनाएंगे, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और कहते हैं कि जो ये बातें सुनकर एकदम लोग, वहां के लोग एकदम गदगद हो जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं, और कहते हैं कि बताइए पटेल साहब वोटिंग कब होगी, जनमत संग्रह कब होगा, करवाइए, अब कल का कल वोटिंग करवाइए, हम सब आपके साथ हैं, वहां के लोग कहते हैं। तो पटेल साहब कहते हैं नहीं, इसकी डेट दी गई है, आज से 8 दिन बाद 10 दिन बाद आपकी वोटिंग होगी, और आप सब लोगों को एकजुट होकर भारत के पक्ष में वोटिंग करना है, ताकि हम लोग जो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, पूरा भारत एक बनाने का सपना देख रहे हैं, वो सपना आपका पूरा कर सकें, और आप लोगों को आजादी होगी। विधि का शासन चलेगा, कानून का शासन चलेगा, जनता का शासन होगा। जनता राजा तय करेगी कि देश का राजा कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जनता एकदम पटेल साहब के पक्ष में हो जाती है। और जब 10 दिन बाद जो वोटिंग होती है, मतदान होता है, तो पूरा का पूरा जूनागढ़ एक तरफा जो है वोटिंग डालने का काम करता है, वो भी भारत के पक्ष में। जब इसकी गणना होती है वोटिंग की, और गणना होती है, तो बताया जाता है कि 95% मतदान जो है भारत के पक्ष में पड़ा, और 5% मतदान जो है पाकिस्तान के पक्ष में पड़ा। यानी भारत की एक तरफा जीत होती है, पटेल साहब की एक तरफा जीत होती है, और पटेल साहब वहां पे खुश हो गए। और जो वहां तत्कालीन जो नवाब थे वहां के, महावत खान जी, एकदम शर्मा जाते हैं, खिसिया जाते हैं कि हमारी तो यहाँ बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। और इस प्रकार से जूनागढ़ को पटेल साहब ने उसी वक्त जो है भारत में मिला लिया, भारत का हिस्सा बना लिया, और तब से लेकर आज तक जूनागढ़ जो है भारत का हिस्सा चला आ रहा है। तो जो 3 देशी रियासतों ने बगावत किया था, और 3 में एक तो आज पटेल साहब ने मिला लिया है जूनागढ़ को। अब आगे नंबर आने वाला है हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का, तो आइए उसके विषय में देखते हैं। ठीक है, जैसे इसको देखते हैं। हाँ, आगे एक आता है आपका हैदराबाद। पटेल साहब जब जूनागढ़ को मिलाते हैं, और जूनागढ़ को मिलाने के बाद ये दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, और दिल्ली में जाते हैं, वहां के अपने जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करते हैं, और नेहरू जी से कहते हैं कि अब जो है हमने जूनागढ़ को मिला लिया है, अब आपकी बारी है, आप जाइए हैदराबाद, और हैदराबाद में जाने के बाद आप हैदराबाद को भारत में मिलाने का काम करिए।
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं इधर चक्कर मकर करते हैं, लेकिन पटेल साहब के आगे उनकी एक भी नहीं चलती है, और वो कहते हैं कि आप आज के आज अभी निकलिए और जितना जल्द हो सके उतना जल्द हैदराबाद को भारत में मिलाने का काम करिए। क्योंकि जो हैदराबाद का जो शासक था, नवाब था, वो बहुत ही ज्यादा कट्टर था और उसका नाम हुआ करता था निजाम उस्मान अली खान। तो ये जो निजाम उस्मान अली खान थे, पटेल साहब इनके विषय में जानते थे कि बहुत कट्टर व्यक्ति, इतना आसानी से मानने वाला नहीं, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भेजा। नेहरू जी करते तो क्या करते, पटेल साहब के आगे उनकी चल नहीं रही है, मजबूरी में जाना पड़ा। जाते हैं, एक हफ्ता तक रुकते हैं, लेकिन बात वहां नहीं बनती है, फिर से वापस दिल्ली चले आते हैं। जैसे ही आए पटेल साहब, पूछा, बात बनी? पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने सर हिलाते हुए कहते हैं नहीं, बात नहीं बनी, वो मानने को तैयार नहीं। पटेल जी कहते हैं बड़ी अजीब बात है, ये क्यों नहीं मान रहा है? फिर 2-4 दिन बीतते, फिर एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से आग्रह करते कि एक बार आप फिर जाइए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि अब तो हम नहीं जाएंगे, अब हम नहीं जाएंगे, वहां पे हमारी वो बात नहीं मान रहा है। कहा एक बार हमारे कहने से आप और जाइए, अगर वो जो बात नहीं मानता है, अगर हमको जाना पड़ गया तो फिर बेजा हो जाएगा, फिर बात अच्छी नहीं होगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार आप फिर चले जाइए, हम कह रहे हैं। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मजबूरी में जाना पड़ा, फिर से जाते हैं, एक हफ्ता रुकते हैं, लेकिन फिर से वहां से एक हफ्ते बाद खाली हाथ लौट कर आते हैं। जैसे ही पटेल साहब फिर मुलाकात करते हैं, कहते क्या हुआ? तो फिर से वो सर हिलाते हुए कहते हैं कि बात नहीं बनी। पटेल साहब वो लौह पुरुष एकदम फिर से तिलमिला उठता है, गुस्सा जाता है कि यार क्यों नहीं बात बन रही है, 2-2 बार मैंने आपको भेजा, बात ही नहीं बनी। वो एक छोटी सी फौज लेता है और फौज सेना लेता है और लेकर चल देता है, कहता ठीक है अब हमें ही जाना पड़ेगा, आपके बस की बात नहीं है। और पटेल साहब पहुंचते हैं, ठीक है, पटेल साहब पहुंचते हैं हैदराबाद, और जब हैदराबाद जाते हैं, ठीक है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जब हैदराबाद जाते हैं, जो वहां का नवाब होता है, जब ये बात नवाब को पता चली, तो नवाब जो होता है वहां पे रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत करता है, आप सभी को पता है। हाँ, जो रेड कारपेट होता है, ये एक विशेष व्यक्ति के लिए, आप आज भी देखे होंगे प्रधानमंत्री वगैरह जब आते हैं तो उसको बिछा के स्वागत किया जाता है, कालीन जैसी होती है रेड कारपेट। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रेड कारपेट बिछा के स्वागत किया जाता है। और जब पटेल साहब वहां आपको पता है कि सब पटेल साहब की उम्र भी हो चुकी थी, काफी ज्यादा हो चुकी थी, तो पटेल साहब, अब ये स्वागत वागत एक नए लड़के के लिए होता है ना, एक बुजुर्ग आदमी, उसको सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब पटेल साहब वहां पहुंचते हैं, तो जब वहां के नवाब ने, जो वहां के नवाब थे निजाम उस्मान अली खान, जिनका एक भव्य स्वागत करते हैं, तो जब पटेल साहब पहुंचे, जैसे ट्रेन से उतरे, वहां पे स्वागत हुआ, तो वो तुरंत गुस्सा जाते हैं और कहते हैं नवाब से कि ये दिखावटी स्वागत किस बात का, ये क्यों ये दिखावटी स्वागत कर रहे हो, सिर्फ एक हमें बहलाने के लिए? हमने देश के प्रधानमंत्री को आपके पास भेजा और आपने उनकी इज्जत नहीं की, उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। तो नवाब कहता है कब कब आए प्रधानमंत्री? तो जब ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सुना, कहा क्या हमने 2-2 बार प्रधानमंत्री जी को भेजा? तो कहा यहां तो नहीं आए। तो जब जैसे ही ये बात जो है, नवाब ने कहा बाप रे, यहां तो आए ही नहीं, आप क्या बता रहे हैं पटेल साहब? तो इस बात को सुन के जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के होश उड़ गए। उन्होंने कहा तो ये अगर यहाँ आए नहीं तो गए कहाँ? ये बात आती है पटेल साहब के दिमाग में कि अगर मैंने जब 2 बार उनको भेजा है कि एक हफ्ते के लिए 7-7 दिन समय बिताए, अगर वो हैदराबाद नहीं आए तो वो गए कहाँ? ये बात सुनकर उनके होश उड़ गए कि हमने तो यही भेजा था, वो आए नहीं तो गए कहाँ? तभी उनको एक बात याद आती है, और वो बात होती है इंग्लैंड की। उनको एक बात याद आती है, वो बात होती है इंग्लैंड की, और मैं वो बात आपको बता रहा हूं। और उनका दिमाग का, पटेल साहब का जो दिमाग है वो इंग्लैंड पहुंच जाता है कि भाई हमने इनको देश की जिम्मेदारी सौंपी है, देश के प्रधानमंत्री है, और ये कह रहा है कि यहाँ आए ही नहीं, तो गए कहाँ होंगे? तो उनका दिमाग तुरंत लंदन में जाता है। और लंदन में कहां पर जाता है? ये बात है लॉर्ड माउंट ब्रिटेन की घर की, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, मैंने कहा था मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। और पटेल साहब क्या सोचते हैं अपने मन में, आइए तुमको मैं बता रहा हूं। तो पटेल साहब का दिमाग जब इंग्लैंड की ओर भगता है, और वहां पर एक समय की बात है, माउंट ब्रिटेन की पत्नी बीमार हो गई, ठीक है, एक समय की बात है, लॉर्ड माउंट ब्रिटेन की पत्नी बीमार हो गई, और वो तुरंत वहां से फोन करती है, एक लेटर आता है और लॉर्ड माउंट ब्रिटेन के पास, और वहां से संदेश आता है कि आप जल्दी जो है इंग्लैंड आ जाइए। और जब ये बात माउंट ब्रिटेन को पता चला कि उसकी पत्नी ने बुलाया है और वो बीमार चल रही है, ये बात जानकारी जब लॉर्ड माउंट ब्रिटेन को लगी, तो माउंट ब्रिटेन भाग कर जाते हैं, इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं। और जब रास्ते में जा रहे थे, जाते जाते वो सोच रहे थे कहीं इतना ज्यादा तबीयत तो नहीं खराब हो गई कि वो जाते जाते दम तोड़ दे, कहीं ये हमारी आखिरी मुलाकात तो नहीं है अपनी पत्नी के साथ।
और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वहां घर पहुंचे ही ना, उससे पहले उद्यम तोड़ दे और हमारी मुलाकात भी अधूरी रह जाए। लेकिन जितना जल्दी हो सकता है माउंटबेटन यहाँ से इंग्लैंड पहुंचने का काम करते हैं। और जैसे ही वो इंग्लैंड पहुंचते हैं, जब वो जाते हैं और देखते क्या है, एक उनकी जो पत्नी हुआ करती थी लॉर्ड माउंटबेटन की, वो शयन कक्ष में लेटी हुई है। तो जब वो पहुंचते हैं और देखते हैं, और आपको पता है इंग्लैंड वालों की भाषा अंग्रेजी थी, जैसे वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचते ही उन्होंने जब देखा और देखते ही कहते हैं व्हाट इज द मैटर। ठीक है, जैसे वो कहते हैं व्हाट इज द मैटर, आखिर बात क्या है। तो उनकी पत्नी, वो तो हिंदी ज्यादा बोल भी नहीं पाती थी, इंग्लिश में ही बात करती थी। ये तो यहाँ रहते रहते फिर भी थोड़ा सीख गए थे। तो उनकी जो पत्नी जो थी, वो कहती है आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। अब ये बात जब इनको माउंटबेटन से कहती है मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, एक स्पेशल बात बताना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं बिल्कुल। तो वो कहते हैं यू मस्ट हैव बीन एंग्री मी, आप हमसे नाराज तो नहीं होंगे। तो अब इतनी दूर से वो बेचारा गया था भाग कर, तो कैसे नाराज हो सकता था। तो उसने सोचा कोई स्पेशल बात होगी तभी तो हमको यहाँ से बुला लिया। तो तुरंत कहता है प्लीज टेल मी हरी अप, यानी जल्दी बताइए बात क्या है। तो पत्नी कह रही है यू आर नो एंग्री मी। तो यानी कि वो कह रही यू आर नो एंग्री मी, यानी आप नाराज तो नहीं होंगे। तो जो यहाँ से गए थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो कहते नो नो। वो कहती या यही बात दोनों हो। तो कहते नहीं भाई नाराज नहीं होंगे, आप बताइए। तो कह रहे आप नाराज हो जाएंगे। लेकिन वो उनको विश्वास दिलाता है कि भाई हम नाराज नहीं होंगे, आप अपनी बात कहिए। फिर भी उसको भरोसा नहीं होता है। वो कहते आप गॉड प्रॉमिस, पक्का आप नाराज नहीं होंगे। वो कहता पक्का हम आपसे नाराज नहीं होंगे। और यही बात होती है गॉड प्रॉमिस करने के बाद। और वो तब तक जो लॉर्ड माउंटबेटन की जो पत्नी होती है, वो पत्नी जो है एक लेटर निकालती है। और वो लेटर 501 पेज का हुआ करता था, इसे याद रखेंगे। एक लेटर होता है और एक पेज का पत्र निकाल कर जो देती है, एक बढ़िया सा बना के रखा था एक लेटर, और उस लेटर को निकाल कर देता है। तो जब माउंटबेटन पढ़ते हैं और कहते हैं ये क्या है, पहले हाथ में पकड़ते कहते हैं ये क्या है। तो कहा खुद पढ़ लीजिए, खुद देख लीजिए ये क्या है। और बताते हैं जब उस लेटर को पकड़ा, तो वो जो लेटर था वो सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में लिखा गया था। और उसमें पहले पेज से लेकर 501 पेज, यानी जितने भी पेज दिए गए थे, उसमें बस एक ही बात लिखी थी, नेहरू नेहरू और लव यू, बस पूरे 501 पेज में यही बात लिखी होती है। और जब ये लेटर माउंटबेटन पढ़ता है, एक पेज पढ़ता है, 2 पेज पढ़ता है, 4 पेज पढ़ता है, 10 पेज पढ़ता है, जब शुरू से आखिर तक बस एक ही बात लिखी है, नेहरू नेहरू, बस नेहरू नेहरू। वो देख कर ये बात तो सर पकड़ के अपना बैठ जाता है, दोनों हाथ ऐसे पकड़ता है और बैठ जाता है। और जैसे ये बैठ जाता है तो उसकी पत्नी कहती है आप नाराज हो गए, आप नाराज हो गए, हम आपसे पहले हमने कहा था आप नाराज तो नहीं होंगे। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो कहते हैं हम नाराज नहीं हुए भाई, हम क्यों नाराज हो जाएंगे। हम नाराज नहीं हुए, बस हम ये सोच रहे थे कि हम भारत में शासन कर रहे हैं, हम भारत में हुकूमत कर रहे हैं, और भारत का एक व्यक्ति, भारत के एक नागरिक पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो हमारे घर में शासन कर रहा है। ये बात सोचकर हमको चक्कर आ रहा है और काफी परेशान होते हैं इन बातों को लेकर। और ये बात यहीं पर खत्म होती है। तब तक जो वहां के नवाब थे हैदराबाद के, निजाम उस्मान अली खान जी, वो पटेल साहब से कहते क्या हुआ पटेल साहब। तो पटेल साहब को होश आता है, कहते कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहे थे। तो ये बातें कौन सोच रहे थे, पटेल साहब सोच रहे थे हैदराबाद में खड़े होकर कि नेहरू जी हैदराबाद आए नहीं तो कहीं ये ब्रिटेन तो नहीं पहुंच गए थे। ये बातें नेहरू जी के दिमाग, पटेल साहब के दिमाग में चल रही थी। तभी नवाब उनको टोक देता और फिर होश में आते हैं, अपने सपने से जगते हैं और बात करने लगते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं आए तो क्या हुआ, हमने आपको एक पत्र भी तो भेजा था और आपने जो है उस पत्र में भी अपना जो है सहमति नहीं जताई। ठीक है, ये बात जो है सरदार पटेल कहते हैं। तो उन्होंने बताया, कहा हाँ ठीक है, वो पत्र तो आया था लेकिन यहाँ की जो जनता है वो भारत में विलय नहीं करना चाहती है। सरदार ने कहा सुनो, हम तुम्हारी दलीलें सुनने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम यहाँ समझौता करने के लिए आए हैं। या तो आप हैदराबाद को भारत में मिलाओ, नहीं हम दूसरा तरीका भी जानते हैं। तो ये बात सुनकर वो नवाब होता है, वो भी थोड़ा सा जिद्दी होता है, हमने आपको पहले ही बताया है। निजाम उस्मान अली खान ये भी कट्टर होता है, इसने कहा हम भारत के साथ विलय नहीं करेंगे। पटेल साहब ने कहा कोई बात नहीं, आप विलय नहीं करेंगे, लेकिन अब हम दोबारा हैदराबाद नहीं आएंगे, अब आएगी भारत की सेना, भारत की फौज आएगी और देखते हैं कि तुम कैसे विलय नहीं करते हो। और पटेल साहब दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और दिल्ली से अपनी फौज भेजते हैं और कहते हैं जाओ हैदराबाद में कब्जा कर लो। हमारी फौज जाती है, हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लेती है और घेरने के बाद युद्ध शुरू होता है। और युद्ध में जो है एक तरफ से नवाब निजाम उस्मान अली खान जी हैं और दूसरी तरफ से भारत की फौज है, भारत की सेना है।
तो भारत की सेना और नवाब के बीच युद्ध होता है। कुछ देर तो ये मैदान में टिके, उसके बाद मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए और हमारी भारतीय सेना ने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया और इस प्रकार से भारत भी जो है, हैदराबाद भी जो है भारत का हिस्सा बन जाता है। तो ये बातें आपके समझ में आई। उम्मीद है कि सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। तो आप जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया पटेल साहब ने, और जो है हैदराबाद को भी अपने कब्जे में कर लिया, भारत में मिला लिया। अब बात आती है जम्मू कश्मीर की। तो आइए हम लोग जम्मू कश्मीर के विषय में जानते हैं। अब एक ही राज्य बचा है जम्मू कश्मीर, और उसके विषय में हम लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा होते हैं हरि सिंह, इनकी भी बात जान लिए। राजा हरि सिंह होते हैं, और पंडित जवाहर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दिल्ली में बैठे हैं और अपनी सेना से कहते हैं चलो अब हम लोग जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होते हैं, राजा हरि सिंह को मनाने का काम करते हैं। और पटेल साहब के ऊपर कहते हैं कि पटेल साहब को हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि पटेल साहब का भरोसा नहीं है। जब हम इनको हैदराबाद भेजे, पता नहीं हैदराबाद ना जाकर कहां चले गए। तो मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भरोसा नहीं है। तो स्वयं जाते हैं, कहते हैं मैं स्वयं चलूंगा, हरि सिंह से मुलाकात करूंगा, और एक छोटी सी सेना लेते हैं और सीधा पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में जो वहां का राजा था हरि सिंह, बहुत होशियार व्यक्ति था। उसे पता था कि पटेल साहब ने जूनागढ़ को मिला लिया, हैदराबाद को मिला लिया, बहुत ही होशियारी के साथ। आज नहीं तो कल जो है पटेल साहब भारत में जम्मू कश्मीर में भी आने का काम करेंगे। तो उसने अपने सैनिकों को, अपने पहरेदारियों को पहले से बता दिया कि अगर पटेल साहब जम्मू कश्मीर में आए तो आप उनसे बता दीजिएगा कि नवाब साहब की अभी जो है, राजा साहब की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनका पेट दर्द कर रहा है। ये बहाना आप बता दीजिएगा, और बता दीजिएगा भी वो मुलाकात नहीं करना चाहते। तो जैसे ही पटेल साहब टक टक करते हुए पहुंचे, और वहां पर उनका दरबारी खड़ा होता है और अपना परिचय बताते हैं कि मैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का गृह मंत्री, मैं राजा हरि सिंह से मिलना चाहता हूं, और ये संदेश आप राजा साहब तक पहुंचा दीजिए। तो पहरेदार को तो पहले से पता था, राजा साहब ने बता दिया था कि आप बहाना बना देना कि पेट दर्द कर रहा है। वो जाता है टक टक करते हुए, इधर से जाता है और कुछ दूर घूम के वापस फिर चलाता है, और जैसे ही वापस आता है और बताता है, कहता है कि राजा साहब की तबीयत खराब है, उनका पेट दर्द कर रहा है, वो अभी किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। ये बात जो है पटेल साहब को समझ में आ गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरी ये बात समझ गए थे कि ये बहाना बना रहा है, नौटंकी करने का काम कर रहा है। पर लौट आते हैं, दूसरे दिन फिर जाते हैं, फिर से दरबारी से अपना बात बताई कि आप आज देखिए राजा साहब से बताइए कि हम आए हुए हैं, मिलना चाहते हैं। फिर से दरबारी वही काम करके गया और फिर वापस आ गया और कहता अभी राजा साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनका पेट और तेज दर्द करने लगा है, और पटेल साहब अभी वो मिल नहीं पाएंगे आपसे। पटेल साहब एकदम गुस्सा जाते हैं, और जब जब पटेल साहब गुस्साए हैं तब तक कोई बड़ा बड़ा कांड कर डाले हैं। फिर से वापस आते हैं और तीसरे दिन फिर जाने का प्लान बनाते हैं, और अपने सैनिकों से कहते हैं जैसे ही दरबारी आए तुरंत इसको कूद के गेट के बाहर खींच लेना और गेट तोड़ देना। जाते हैं पटेल साहब, फिर दरबारी मिलता है, दरबारी को भेजा, और दरबारी जब वहां पे अंदर की ओर जाता है, उसी समय इनकी सेना जो है दरवाजा फान जाती है, और जैसे वो लौट कर आया उसको पकड़ लेते हो, कहता है अभी भी पेट दर्द कर रहा है पटेल साहब, अभी वो आपसे नहीं मिल सकते। लेकिन भारतीय सेना ने उस दरबारी को पकड़ लिया, गेट अंदर से खोल दिया, पटेल साहब घुस गए बिना परमिशन के, और टक टक करते हुए जब जाते हैं तो देखते क्या है, वहां पाते क्या है, मैं आपको सारी बातें आज बताऊंगा। जब वहां जाते हैं वहां देखते क्या है, वहां देखते हैं कि राजा हरि सिंह बढ़िया सा लेटे हुए, जैसे विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए थे, देखा था ना, बढ़िया सा पैर के ऊपर पैर और ऐसे हाथ करके लेटे हुए हैं, माता लक्ष्मी बगल में पंखा कर रही है, एकदम आनंद ले रहे हैं, पूरा माहौल बना रहे हैं। वैसे ही जो हरि सिंह जो है यहाँ पे लेटे हुए, और रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, बढ़िया सा डांस वांस चल रहा है। और जैसे ही पटेल साहब वहां जाते हैं, और जाते जब हरि सिंह ने पटेल साहब को देखा तो एकदम खिसिया गए, शर्मा गए। और पटेल साहब बूढ़े व्यक्ति, और बूढ़े व्यक्ति आपको पता है जो होते हैं, दादा लोग होंगे घर में, कितना झिक्की होते हैं, किसी की नहीं सुनते। और पटेल साहब जाते हैं, अपने शब्दों को सीधा गोली की तरह दागने का काम करते हैं, और क्या कहते हैं सुनिएगा। इन्होंने हरि सिंह से कहा सिंहों की शक्ति को चूहों ने तोड़ लिया है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने घर खोल लिया है, यहाँ लोगों के दिलों में दहशत का आलम जगा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के राजा शीला की जवानी में ठुमका लगा रहे हैं। ये बात कहते हैं, और हरि सिंह, और एकदम हरि सिंह जो वहां के राजा थे, एकदम खिसिया जाते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति कैसी कैसी धमकियां दे रहा है, ये क्या बोल रहा है, मैं एक राजा हूं, ये तो मेरा कोई सम्मान ही नहीं कर रहा है। और जो है भला बुरा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको कहने का काम किया। कहते बताओ ये उम्र तुम्हारी रंगारंग कार्यक्रम का है, देश आजाद हुआ तब तुम हिस्सा नहीं लिए, देश में लड़ाइयां चल रही थी आप हिस्सा नहीं लिए, जब देश में मिलने की बात आई तो आप अलगाववादी यानी अलग राज्य की बात कर रहे हो, स्वतंत्र राज्य की बात कर रहे हो, और जब मैं आपसे रोज मिलने आ रहा हूं तो आप पेट दर्द करने का बहाना बना रहे हैं, और यहाँ पर आप शीला की जवानी में ठुमका लगा रहे हैं। ये बातें हरि सिंह से कहते हैं, एकदम हड़क देते हैं। राजा हरि सिंह एकदम खिसिया जाते हैं पटेल साहब के सामने। फिर बैठाए, स्वागत वागत किया। अब कोई भी अपने घर आएगा तो करोगे क्या, तो कहते हैं कैसे आना हुआ, तो बताया कि मैं जो है जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए आया हूं, भारत में मिलाने के लिए आया हूं, और ये जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा।
हरि सिंह कहते हैं अभी तो हमारे कोई भी प्लान नहीं है। एक तो और पटेल साहब से चिढ़ गए थे कि उनके रंगारंग कार्यक्रम को भी भंग कर दिया, बढ़िया सा आनंद ले रहे थे। तो कहा अभी तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम भारत का हिस्सा बने, कि पाकिस्तान का हिस्सा बने, और ना मैं भारत का हिस्सा बनना चाहता हूं, ना पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं स्वतंत्र हूं और स्वतंत्र रहना चाहता हूं। सरदार पटेल जी कहते हैं जो है सोच लीजिए, एक बार आप सोच लीजिए, नहीं तो बाद में पटेल नहीं आएंगे आपकी मदद करने के लिए। मैं एक बार कह रहा हूं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है, ये वाला एरिया आपको पता है ना, ये जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, और ये पाकिस्तान और भारत की सीमा के भी आसपास पड़ता है। कहा पाकिस्तान के करीब है, आप समझ लीजिए। क्या आप स्वतंत्र रह पाओगे? ज्यादा दिन स्वतंत्र नहीं रह पाओगे। लेकिन हरि सिंह ने कहा मैं अभी किसी के साथ विलय नहीं करना चाहता हूं। पटेल साहब लौट आते, कहते ठीक है कोई बात नहीं, आकर दिल्ली लौट आते हैं। और यही बात जो है पाकिस्तान में जिन्ना साहब को पता चलती है। और जिन्ना को जब ये बात पता चलती है, वो जो तत्कालीन पाकिस्तान के जो गवर्नर थे, गवर्नर से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर दीजिए। पटेल जी आए थे और लौट गए, उनकी बात भारत के साथ नहीं बनी है, और आप आक्रमण कर दीजिए, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना लीजिए। तो उस समय जो वहां के गवर्नर थे वो अंग्रेज थे, उनके दिमाग में एक बात समझ में आई। ठीक है, उनके बाद एक तुरंत वो दिमाग, आपको मैंने हमेशा जब पढ़ाया है तो मैंने बताया कि अंग्रेज बहुत दिमागदार थे। और उस समय का जो पाकिस्तान का गवर्नर था वो भी अंग्रेज, और जो भारत का गवर्नर था लॉर्ड माउंटबेटन वो भी अंग्रेज। और सेना की कमान जो थी उस समय जो है गवर्नर के ही हाथ में हुआ करती थी, क्योंकि उस समय सरकारें सही से नहीं बन पाई थी, सही से सारे पद नहीं भर पाए थे, संविधान नहीं बन पाए थे। इसलिए कुछ दिन के लिए लोग गवर्नर थे कि आप लोग अपना काम कर लीजिए, संविधान बना लीजिए, सरकारें बना लीजिए, फिर हम ये पद छोड़कर आपका देश छोड़कर चले जाएंगे। तो भारत का भी जो गवर्नर है वो भी अंग्रेज है, और पाकिस्तान का भी जो गवर्नर है अंग्रेज है। तो इसने सोचा कि जिन्ना साहब आप हमसे कह रहे हो कि हम भारत पे आक्रमण कर दे, और भारत की तरफ से भी लड़ने के काम कौन करेगा? वहां भी तो अंग्रेज ही गवर्नर है, मन में सोच रहा है। और कहता है कि जिन्ना से कि कहता है जिन्ना साहब आपका अभी जो है युद्ध लड़ने का समय नहीं है, आप अपने देश का कानून बनाइए, संविधान बनाइए, देश की आर्थिक व्यवस्था जो चरमरा रही है उसका काम करिए, जनता की कैसे देख रेख करेंगे उसका काम करिए, अभी युद्ध लड़ने का समय नहीं है। युद्ध लड़ने से वो गवर्नर साफ इनकार कर देता है। तो ये बात जो है जिन्ना साहब समझ जाते हैं कि ये जो है भारत पे आक्रमण नहीं करेगा। तो जिन्ना साहब फिर से एक दिमाग लगाते हैं, और जम्मू कश्मीर के ही पास एक कबालिया लोग रहते थे। इन्हें याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर के ही पास कबालिया लोग रहते थे, और यह कबालिया लोग जो है हमेशा से जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहते थे। ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा हो जाए। तो जिन्ना जी जाते हैं और इन कबालिया जनजातियों जो जात के लोग रहते थे, समुदाय के लोग रहते थे, इनसे मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि हम आपका सपना पूरा करने के लिए आए हैं। जो कबालियों का सरदार था वो जिन्ना से मुलाकात करता है और कहता है बताइए। तो इन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि आपका हमेशा से सपना रहा है कि जम्मू कश्मीर पे आपका कब्जा हो जाए, और आप जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करिए, आपको जितने हथियार लगेंगे हम देंगे, आप जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लीजिए और जम्मू कश्मीर तुम्हारा हो जाएगा। तो कबालिया जनजाति का जो सरदार हुआ करता था कबालिया समुदाय का, उसने कहा इससे आपका क्या फायदा, और बिना स्वार्थ के तो कोई इतना बड़ा काम नहीं करेगा। तो जिन्ना कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर पर आप कब्जा कर लीजिए, आपकी हुकूमत चलेगी जम्मू कश्मीर पे, बस हमारा एक छोटा सा काम कर देना, जब आप वहां आक्रमण करना, विजय करना, तो सिर्फ पाकिस्तान का जो फ्लैग है, झंडा है, उसको लहरा देना। बहुत बड़ा दिमाग लगा रहे हैं जिन्ना साहब। तो बाकी आप यहाँ पे शासन करिए। तो कबालिया लोग खुश हो गए कि ठीक है, झंडा ही तो फहराना, हम फहरा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कबालिया लोग जम्मू कश्मीर में आक्रमण करते हैं। याद रखना, आपको पढ़ने को मिले होगा कि जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो भारत की सेना जाती इनको रोकने का काम करती है। तो पाकिस्तान ने डायरेक्ट न हमला करके इन कबालिया लोगों से हमला करवाया था। हालांकि कबालिया लोग पाकिस्तान के ही निवासी माने जाते हैं। ठीक है, जब ये आक्रमण करते हैं जम्मू कश्मीर पे, तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह घबरा जाते हैं। और क्योंकि जब झंडा देखा पाकिस्तान का, भले ही वो कबालिया लोग थे, जब पाकिस्तान का झंडा देखा तो इनका एकदम जो है धड़ धड़ सीना होने लगता, हार्ट अटैक के झटके आने लगते हैं कि अब क्या होगा, बाप रे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो जो कहा था वही सच हो गया। तो तुरंत फोन मिलाते हैं दिल्ली को, और जब दिल्ली को फोन मिलाते हैं तो ये फोन पहुंचता और कहते हैं कि हमें पटेल साहब से बात करना है। जब पटेल साहब के पास फोन से बात करने का कहते तो पटेल साहब ने कहा किसका फोन है, तो बताया जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह। तो उन्होंने बता दो पटेल साहब अभी बात ही नहीं करना चाहते। फिर से वो उनको चैन नहीं आ रही, फिर फोन मिला रहे हैं टर टर। पहले मोबाइल नहीं था कि डायरेक्ट फोन कर ले, वो वाला फोन था, आपने गदर मूवी में देखा होगा, जो सनी देओल थे और जो उनकी पत्नी थी, उनका क्या नाम था, अमीषा पटेल शायद वो हीरोइन का नाम है, अभिनेत्री जो है, पाकिस्तान से फोन करती हैं, वही वाला फोन था, ऐसे ऐसे घुमा के फिर लोग बात करवाते थे। तो जैसे ही फोन आता है तो पटेल साहब फिर कहते हैं हम बात नहीं करेंगे, बता दो अभी पटेल साहब व्यस्त हैं, जब हम गए थे तो उनका पेट दर्द कर रहा था, आज बता दो कि जो हमारे पटेल साहब का पेट दर्द कर रहा है वो आपसे बात नहीं करेंगे।
लेकिन अब हरि सिंह को चैन नहीं आ रहे, फिर से फोन मिलाते हैं। जब 4-5 बार फोन मिलाया तो पटेल साहब ने बात किया, कहा जी बताइए। कहा मैं आपसे मदद चाहता हूं, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे आक्रमण कर दिया है और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप हमारी मदद कर दीजिए, नहीं तो जम्मू कश्मीर बर्बाद हो जाएगा। तो पटेल साहब कहते हैं हमने तो पहले आपसे बताया था, मैं आपकी क्यों मदद कर दूं? क्या भारत की फौज फालतू में है? भारत के जवान फर्जी में शहीद होंगे, क्या मिलेगा हमें? तो कहा कि ठीक है, मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं आपको भरोसा देता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे अब नहीं, हम दोबारा तुम्हारे साझे में आने वाले हैं, तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले हैं, और हम तभी आपकी मदद करेंगे, पहले आप लिखित दीजिए कि जो है जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने कहा ठीक है, पाकिस्तान ने तो आक्रमण कर दिया, उससे तो अच्छा ही है कि हम भारत का हिस्सा बन जाए। तुरंत जो है वो कहते ठीक है, आप आइए और मैं जो है सिग्नेचर करता हूं आपके विलय पत्र में कि आज से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होता है। तो यहां से भारत की फौज जाती है और लेटर लेकर जाती है, और जो विलय पत्र है उस पर पहले हरि सिंह हस्ताक्षर करते हैं, और हस्ताक्षर करने के बाद जो है हमारी सेना जो है वो जो कबालिया जनजाति के लोग हैं उनसे युद्ध लड़ने का काम करती है। तो दोनों के, ये कबालिया जनजाति और जो पाकिस्तानी थे इनसे और भारतीय सेना से युद्ध होता है, और युद्ध होना शुरू हो जाता है। लेकिन तब तक जो है जम्मू कश्मीर का 40% जो भाग था, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का जो 40% भाग था, इस 40% भाग पर कबालिया जनजाति के लोगों ने कब्जा कर लिया था भारत की फौज पहुंचने से पहले। 60% हिस्सा पर भारतीय सेना कब्जा कर लेती है, युद्ध चल ही रहा था। तभी बाहरी विदेशी देशों ने यहाँ पर अपना समझौता करवाया कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जितने में भारत ने कब्जा कर लिया उतना जम्मू कश्मीर भारत का, और जितने पे जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है उतना पाकिस्तान का, ये युद्ध यहीं पर रोक दो। वहीं पर युद्ध रुकता है। लेकिन लिखित तो पूरा, अब जिसकी जागीर थे उसने तो लिखित हमको दे दिया, तो पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है कि नहीं, आप सभी लोग बताएं। पूरा भारत, जो जम्मू कश्मीर है, भारत का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने समझाया कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, ये केस जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग में चलेगा और आपका फैसला होगा, जम्मू कश्मीर जिसका होगा उसको दे दिया जाएगा। फिलहाल अभी खून खराबा ये बंद करिए, अभी जिसका जहां कब्जा है आप वहां पे कब्जा करे रखिए, और बाद में जब कोर्ट का फैसला आएगा तो जिसका होगा वो ले लेगा। ये बात कह के वहां पे वो युद्ध रुकवा दिया जाता है। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बनता है। और आज भी ये केस चल रहा है, अभी ये केस फाइनल नहीं हो पाया है, कोई इस मुद्दे पर कोई देश बात नहीं करना चाहता है। लेकिन ये याद रख लेना कि आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा हमारा होगा। जम्मू कश्मीर तो हमारा है, ये वाला हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे आज की डेट में हम पीओके के नाम से जानते हैं, और आप सभी को पता है कि पीओके का भारत और पाकिस्तान का जो है विवाद चल रहा है। तो याद रखना, आज नहीं तो कल हम पीओके लेकर मानेंगे, वो दिन दूर नहीं है कि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा न बने। जल्द ही अभी आपको सुनने को मिलेगा, देखने में को मिलेगा कि जो पीओके है वो भारत का हिस्सा बन चुका है, अब वो समय नजदीक आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा बना। तो ये बातें आपके समझ में आई कि जो 3 देशी रियासतें भारत से बगावत कर रही थी, अलगाववाद की बात कर रही थी, स्वतंत्र रहने की बात कर रही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये तीनों जो है 3 के तीनों भारत में विलय करने का काम किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जूनागढ़ को बताइए, जूनागढ़ को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में कैसे मिलाया? तो आपका आंसर होना चाहिए जनमत संग्रह के द्वारा। आपसे पूछेगा कि बताइए हैदराबाद को जो है पटेल साहब ने कैसे भारत में मिलाया? तो याद रखिए, फौज के दम पर या सैन्य प्रक्रिया के दम पर। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आपसे यह भी पूछा जाएगा कि हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया? तो याद रखेंगे उस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। इसके द्वारा हैदराबाद को सैनिकों द्वारा जबरदस्ती मिला लिया गया। फिर आपसे पूछेगा जम्मू कश्मीर को भारत में कैसे मिलाया गया? तो मेरे भाई आपको याद रखना, विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने का काम किया गया। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि राज्य पुनर्गठन आयोग कैसे बना। जो जिम्मेदारी पटेल साहब को दी गई थी कि आप अखंड भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, वो काम सरदार पटेल साहब ने पूरा किया। ऐसे नहीं उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। उम्मीद है ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जितना बेहतर हो सका मैंने आपको बताने का काम किया है। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा, फिर नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, फिर से मुलाकात होगी। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।